और जो करंट डेंसिटी है हमारी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में कुछ इस तरह के। अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो सो बेसिकली जे जो है, मैं चूज माय पेंसिल, तो जो जे है वो करंट पर यूनिट एरिया है और जो आई है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अगर आपके पास इस तरह का एक कंडक्टर है और उसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपके पास n times e number of charges हैं। e is the charge of the charge and n is the number of the charge. So if n is the total number of charge in volume in per unit volume, then in volume v, यहाँ तक कोई वॉल्यूम v कंसिडर कर रहे हैं जिसका लेंथ a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉरी लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे इन वॉल्यूम v, उसको हम ये होगा वो, ये तो चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम थे और ये वॉल्यूम b में है, n टाइम्स e और वॉल्यूम बेसिकली a टाइम्स l है, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे n e a l by t, and if this t is happen to be the tau, the collision time, so हमारे पास j आपके पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए n e a l ओवर टाउ, सो l ओवर टाउ जो है ये vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एन ई टाइम्स एरिया कैंसिल हो गया और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई और नेगेटिव साइन जो है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से आ रहा है। सो ये हमारे पास जो है वो करंट डेंसिटी आ गई और यहाँ से आप जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर हमारे पास वैल्यू थी वो पुट कर दें इधर, तो ये आ जाएगा। सो अगर इस फार्मूला को और जो हमने प्रीवियसली फाइंड किया था करंट डेंसिटी का फार्मूला यानी कि कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कंपेयर करें तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इट्स कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये। सो हम मेटल की कंडक्टिविटी को फाइंड करना चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो ये आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी। फिर कंडक्टिविटी देखिए किस किस चीज़ पे डिपेंड करिए, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So greater the number of electrons, of course greater is the conductivity, because conductivity जो है वो जाहिर है आपको ये बताती है कि how much the metal can conduct electricity. तो greater number of charges मतलब greater charge per unit time is passing through a certain cross section area, so greater will be the conductivity, and it's also depending upon the collision time, and it's proportional to the collision time, which means greater the collision time or greater the time of relaxation between two collisions, greater will be the conductivity. So इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ज़्यादा टाइम ऑफ collision होगा तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दो collisions के बीच में ड्रिफ्ट होने का मौका मिलेगा, और ये करंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश होगा और उस इलेक्ट्रॉन जो है उसको रेजिस्टेंस कम जो है वो ऑफर होगी। सो अगेन दैट इज बेनिफिटिंग दी कंडक्टिविटी अगेन। और फिर कंडक्टिविटी जो है वो m स्टार जो है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मेटल का हिस्सा होगा, इवन दो इट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब मेटल का हिस्सा होगा और उसके ऊपर कोई सर्टेन पोटेंशियल लग रहा होगा तो जाहिर है वो आम फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा या उसकी तरह वो इतना फ्री नहीं होगा, वो एक स्लगिश पार्टिकल होगा, इट विल बी हार्ड फॉर इट टू मूव। ऐसे ही है जैसे आप जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ज़मीन पर मूव करना जो है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप देखो कि अगर आप इसको आप चूँकि हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर आप चाँद पे जाके अगर आप चलें तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है तो आपको काफ़ी हल्का फील होगा। सो द ग्रेटर द पोटेंशियल ऑन यू द मोर स्लगिश यू फील। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो जितना ज़्यादा स्लगिश होगा, सॉरी गाइस, सो बेसिकली
जो आपका स्लगिश पार्टिकल होगा ऑफ कोर्स दैट विल अफेक्ट द कंडक्टिविटी इनवर्सली, सो ये इसको रिड्यूस करेगा बेसिकली। बाकी आपके पास अब यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है, तो इस पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया है डिफरेंट वैल्यूज लेके, तो वो आप देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर फिर रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अगर आपके पास लेट्स से हम करंट इस्टेब्लिश करते हैं और सच दैट के करंट जो है अपनी स्टेडी स्टेट जो है उसमें आ जाता है, यानी ज़ीरो से वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है, तो और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, या जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं आप। तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना टोटल फोर्स वाली, उस इक्वेशन में फिर क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑफ कर दिया, सो यानी इलेक्ट्रॉन्स पे अब कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल, सो वो फोर्स ऑफ करके आपके पास एक तो रेजिस्टेंस रह गई है और ये टोटल फोर्स के बराबर है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म करके, तो अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं, यानी इसका विद वेलोसिटी बीइंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपके पास ये आता है e टू द पावर बी डी ई टू द पावर माइनस डी ओवर टाउ। ठीक है, इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दें, m जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आपको बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है टाइम के साथ। सो वो जो प्रोसेस है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑफ की है, वहाँ से जो आपकी वेलोसिटी है उसके ज़ीरो होने तक का उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर आप अब टाउ जो है वो टू सक्सेसिव कोलिजन का टाइम है या रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये टाउ जो है ये 1 ओवर रैंडम वेलोसिटी के बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज एल ओवर वी। तो टाउ जो है वो दो, अब देखो ये जो रैंडम वेलोसिटी है, कोलिजन जो है वो बेसिकली रैंडम वेलोसिटी की वजह से होगी ना। एक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी उसमें बेसिकली जो रैंडमनेस है या जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से कोलिजन होगी। सो एल डिस्टेंस बेसिकली वो डिस्टेंस है जिस दौरान आपकी जो या इसको आप कह लीजिए दो कोलिजन का सक्सेसिव कोलिजन की लेंथ है। ठीक है, सो एल जो है दो सक्सेसिव कोलिजन की लेंथ है। दिस इज स्मॉल एल, इट्स नॉट वन, दिस इज स्मॉल एल। सो ये दो सक्सेसिव कोलिजन की लेंथ है डिवाइडेड बाय ये रैंडम वेलोसिटी है। सो जो टाउ है कोलिजन टाइम वो एल बाय वी आर है। तो जो फिर आपकी कंडक्टिविटी है उसको आपने रिलैक्सेशन टाइम का बेसिकली उसके अंदर पुट कर देना, और ये रैंडम वेलोसिटी के टर्म में भी आपके पास कंडक्टिविटी का जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आप देखें, इसको पढ़ लीजिएगा, और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने रेशो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ लगाकर तो रेशो वी डी और वी आर की कैलकुलेट की है, वो वी डी की जो हमने फार्मूला देखा था निकाला था उसके उसमें से, और वी आर की यहाँ से जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको आपने उसकी रेशियो ली। सो यानी कि वी डी और वी आर को हमने कंपेयर किया है, तो उसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -8 है, विच इज़ वेरी स्मॉल। सो इसका मतलब है, जैसे हमने ऊपर बात की कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इवन द करंट इज एस्टैब्लिश्ड, electrons are moving in a given direction, but still Vd is very less than Vr. So this thing is important. उसके बाद we can also express the power dissipation or power absorbed by the electrons in terms of microscopic properties, जिसको हम जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमें पता है कि पावर जो है वो F फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होती है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स चूँकि ज़्यादा हैं, सो n आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट कर दिया। जो क्लासिकल या आपकी सिंपली मैकेनिक्स होती है उसके अंदर
पावर फॉर सिंगल पार्टिकल होती है ना एक बड़े पार्टिकल के लिए। यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n टाइम्स एफ वी डी, तो एफ की जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसकी वैल्यू पुट कर दें और वी डी के ऊपर जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट कर दें। सो ये आपके पास आ जाती है पावर। तो बाकी अभी हमारा एक डिस्कशन नेक्स्ट होगी इंशाल्लाह उसके फर्मिस्फीयर और फर्मिस सरफेस के बारे में, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होती है। आप के लिए काम ये है कि आपने हॉल इफ़ेक्ट जो है वो मे बी आपने इलेक्ट्रिसिटी में पहले पढ़ा हो तो आपने वो एक दफ़ा रिकॉल कर लेना है, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।